1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हो रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तान कश्मीर को हथियाने के लिए अलग अलग चीजें कर रहा था और इसी पाकिस्तानी हमले से बचने के लिए वहां के महाराज हरि सिंह को किसी की हेल्प की जरूरत थी और कश्मीर की मदद करने के लिए इंडिया सामने आता है, जहां महाराज हरि सिंह एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और इसी के 2 साल बाद 1949 में आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है कि एक्चुअली में 370 का मतलब क्या है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस देता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर के पास खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और साथ ही साथ उनके पास खुद का एक फ्लैग भी होगा। और इंडिया में आपने ऐसा किसी और स्टेट के साथ नहीं देखा होगा, बट ये आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को काफी स्पेशल पावर्स देता है, बट 3 चीजों को छोड़कर। यानी अगर हम फॉरेन अफेयर्स की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें या फिर कम्युनिकेशंस की बात करें, इन तीनों चीजों की पावर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। तो ये तो बात थी 370 की, बट एक और आर्टिकल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आर्टिकल 35A। और अगर हम 370 को देखें तो वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करता है, स्टेट के पावर्स वगैरह की बात करता है, बट आर्टिकल 35A वहां के लोगों की बात करता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। ये आर्टिकल 35A वहां रहने वाले परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन करता है। परमानेंट रेजिडेंट्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे लोगों के पास एक्सेस होता है काम करने का या उस जगह पे रहने का। और इतना ही नहीं, ये आर्टिकल 35A किसी भी बाहर के इंसान को वहां पे लैंड खरीदने से या लोकल गवर्नमेंट में जॉब लेने से मना करता है। यानी इस आर्टिकल के हिसाब से अगर आप कश्मीर के बाहर रहते हो तो आप वहां पे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वहां कोई लैंड नहीं खरीद सकते। और इतना ही नहीं, कोई अगर फीमेल वहां पे किसी बाहर के आदमी से शादी कर लेती है तो वो भी अपने प्रॉपर्टी राइट्स को खो देती है। और क्लियरली ये औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। बट अगर हम इन 2 आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, इनके लगने के बाद भी सालों तक कश्मीर में प्रॉब्लम्स तो बनी ही रही हैं। पर 2019 में ऐसा कुछ होता है कि पूरा का पूरा गेम ही पलट जाता है। 6 अगस्त 2019 को सरकार डिसाइड करती है कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक कर लेंगे, यानी हटा देंगे। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। तो बिल्कुल आर्टिकल 370 के हटने के बाद क्या होने वाला है हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब उनके पास कोई खुद का फ्लैग नहीं बचेगा, इंडियन फ्लैग ही मेन माना जाएगा। साथ ही साथ अब कश्मीर में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू होगा। कोई भी बाहर का इंसान चाहे तो वहां पे लैंड खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है और औरतों के साथ भी प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा वहां पे जो डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट था वो भी पूरी तरीके से अब हट जाएगा। जो स्टेट असेंबली 6 साल की होती थी वहां पे, वो भी अब बाकी स्टेट्स की तरह सिर्फ और सिर्फ 5 साल की बचेगी। तो ये तो 370 और 35A की कहानी थी कि इनका मतलब क्या है और इनके हटने के बाद क्या होने वाला है। बट आज हम एक और ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि 370 और 35A को जो हटाया गया है वो किस तरीके से हटाया गया है। 21 नवंबर 2018 को जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर वहां की असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं और फिर 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। एक कंप्लीट लॉकडाउन देखने को मिलता है पूरे के पूरे स्टेट में, जहां सब कुछ बंद पड़ा होता है और एक कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट देखने को मिलता है, यानी नो मीडिया, नो मोबाइल फोन्स, नो इंटरनेट। अब जितने में वहां के लोगों को समझ में आता है कि ये सब क्यों हो रहा है, आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया जाता है। और ऐसा होने के बाद 2 तरीके की आइडियोलॉजीज बाहर आती हैं। पहले उस तरीके के लोग जो इसे अपोज कर रहे थे वो ये बोल रहे थे बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं है किसी भी आर्टिकल को हटाने का, मतलब कि ये सरकार ने ऐसा तब किया जब वहां कोई स्टेट असेंबली ही नहीं थी, डिस्कशन करने के लिए कुछ नहीं था। और स्टेट असेंबली से डिस्कशन ना करना यानी लोगों की ओपिनियन ना लेना। और दूसरी तरफ वो लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि कोई और तरीका ही नहीं था इस चीज को हटाने का। इतने सालों से 370 और 35A लगा है, अगर इसे हटाना इतना ही आसान होता तो कोई और भी कर सकता था। बट इन सारी बातों में एक और प्रॉब्लम है जो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास किसी भी एक स्टेट से ज्यादा पावर हुआ करती थी और इसीलिए हर कोई इसे सपोर्ट करता है कि यार सारे स्टेट्स की पावर एक बराबर होनी चाहिए, किसी पे ज्यादा किसी पे कम नहीं होनी चाहिए। बट 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो पावर है वो सारे स्टेट से भी नीचे आ चुकी है और ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में समझाया ही था, किसी भी यूनियन टेरिटरी की जो पावर होती है वो स्टेट से कम होती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करती है और यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है क्योंकि कश्मीर की जो ज्यादा पावर्स थी उनको कम करना जरूरी था, बट उसको एक स्टेट से भी कमजोर बना देना
ये शायद एक गलत स्टेप होगा। और साथ ही साथ जब आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था और उस दौरान वहां पे भयंकर तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था। अब जरा सोच के देखो, आप और मैं जब कुछ ही टाइम के लिए लॉकडाउन में रहे थे कोविड में, तो सबको कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। एक जगह बंद रहना किसी को भी पसंद नहीं आता, बट कश्मीर के लोगों ने तो एक बहुत ही लंबा पीरियड लॉकडाउन में गुजारा है, जबकि कोविड था और कोविड नहीं था तो भी। इसके अलावा इंटरनेट को भी पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया गया था उस दौरान, और जब इंटरनेट आया भी तब भी वो 2G इंटरनेट आया, 4G इंटरनेट नहीं आया था। और इमीडिएट कॉज में अगर देखा जाए तो कश्मीर की इकोनॉमी को 17,000 करोड़ का लॉस हुआ था सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। और साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी बहुत भयंकर तरीके से नीचे जा रही है। यहाँ आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि कोविड की वजह से ऐसा हुआ है, बट आने वाले सालों में भी ये इन्वेस्टमेंट गिरती हुई ही नजर आ रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में जम्मू एंड कश्मीर पूरे इंडिया में टॉप पे था, यानी सबसे ज्यादा लोग वहां पे बेरोजगार हैं। और ये तो फिर भी पुराना डेटा। अगर हम नए डेटा की भी बात करें तो सरकार के खुद के हिसाब से 18.3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि पहले से भी ज्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हुआ है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद काफी अच्छी चीजें भी देखने को मिली हैं। जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो टूरिस्ट का नंबर 7.7 मिलियन था 2008 में, वो बढ़ के 18 मिलियन हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स, 5000 ऐसे इंसिडेंट्स पहले देखने को मिलते थे, बट ये इंसिडेंट सब कम होके सिर्फ और सिर्फ 445 पे बचे हैं, जिसका मतलब है ऐसे इंसिडेंट्स 92% से भी नीचे जा चुके हैं। साथ ही साथ जो मिलिटेंसी इंसिडेंट्स थे, जो 930 थे पहले, वो भी अब घट के 617 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। हालांकि माना यह जा रहा था कि ऐसे इंसिडेंट्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, बट ये थोड़े बहुत तो कम हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम टेररिस्ट इंसिडेंट्स की बात करें, कितने सिविलियंस मरे हैं, कितने आर्मी के लोग मरे हैं, अगर हम सारी चीजों को भी गिने तो हर चीज में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ऑफ कोर्स 370 को हटाना, 35A को हटाना एक काफी अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से, बट 4 साल में जो कश्मीर में ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी वैसी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या चल रहा है। मेजरली 3 बातें हैं। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं थी आर्टिकल 370 को हटाने की। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि काफी चालाकी से, जब स्टेट असेंबली नहीं थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, तब जाके वहां पे उसको हटाया गया था, और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दूसरी चीज ये आती है कि आर्टिकल 370 को हटाना जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। बट सच्चाई देखी जाए तो ये चीज फिर तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती थी। इसका बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि जम्मू एंड कश्मीर का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो, वहां के लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, बहुत अच्छे से काम मिले, टूरिज्म बढ़ता जाए, और पाकिस्तान से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सारी चीजों को फिक्स कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वहां के लोग भी इंडिया का पार्ट बने रहने में बहुत खुशी फील करेंगे। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया था, सिक्योरिटी लॉकडाउन लगाया था, वो भी एक सही तरीका नहीं था। अब इन तीनों चीजों पे सुप्रीम कोर्ट में बात तो चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है ये तो समय ही बताएगा। बट इस पूरी कहानी में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।